हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग? मैं आपका नीलेश भी अब बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ सुपरफास्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जो हम लोग यूपी बोर्ड द्वारा जारी ऑफिशियल जो सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर था, उसके आगे के प्रश्नों को। पिछले वीडियो में हमने क्या किया था कि ये जो मॉडल पेपर है ये यूपी बोर्ड द्वारा फिर बताना चाहूँगा आपको कि ऑफिशियली जारी किया गया है। आप यूपी बोर्ड की वेबसाइट से इसको डाउनलोड कर सकते हो, ये पीडीएफ पूरा का पूरा, ठीक? और इससे इस पेपर से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएँगे, तो इसलिए इसको पूरा सॉल्व करना जरूरी है। तो पिछले वीडियो में हमने ये खंड अ के जितने भी एमसीक्यू प्रश्न थे और साथ ही अंत में आप जानते हो कि मैप संबंधित प्रश्न आता है, तो यहाँ पे देख सकते हो ये मैप संबंधित जो प्रश्न था उसको भी अच्छे से कर लिया था। आप लोग देख सकते हो ये मैप में अच्छे से दर्शाया था, ठीक है? तो इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि अब जो हम लोग के वर्णनात्मक प्रश्न बचे थे, यानी ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन खंड अ 20 एमसीक्यू के बाद ये खंड ब में, ठीक है? इनको करेंगे। और पिछली वीडियो आप देखना चाहते हो तो सिंपल आप चैनल पे जाना और वहाँ प्लेलिस्ट में जाना, ठीक? सोशल साइंस के वहाँ पे वो वीडियो मिल जाएगी। मॉडल पेपर के आप प्लेलिस्ट में जाओगे ना तो मॉडल पेपर में मैंने वीडियो डाल रखा है प्लेलिस्ट में, ठीक? चलो उसके बाद चलो यहाँ शुरू करते हैं। सबसे पहले ये वर्णनात्मक प्रश्न है। इसका उत्तर आपको लगभग 80 शब्दों में देना होगा। जानते हो कि शुरू में 20 एमसीक्यू के बाद खंड ब में यहाँ पे आपके दो वर्णनात्मक प्रश्न रहेंगे। वर्णनात्मक प्रश्न फर्स्ट जिसमें आपके 4-4 मार्क के प्रश्न रहेंगे और इनका आंसर आपको 80 लगभग 80 शब्दों में देना होगा। और दूसरा वर्णनात्मक प्रश्न 2 रहेगा जिसमें आपके 6-6 मार्क के प्रश्न रहेंगे और जिनका थोड़ा आंसर आपको बड़े में लिखना होगा। तो चलो पहले हम लोग ये 4-4 मार्क वाले जो प्रश्न हैं वो करते हैं। इसमें पहला प्रश्न देख सकते हो, ये क्या है कि प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली महामंदी के 2 कारण लिखिए। ओके, जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ उसके बाद होने वाली जो महामंदी थी उसके 2 हमें कारण लिखना है। तो चलो देखो इसको अच्छे से यहाँ पे मैं सॉल्व कर कर लाया हूँ। 1 मिनट इसका आंसर मैं पढ़कर आपको बता देता हूँ, बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या जैसे भी इसको आप याद करना चाहते हो आप लोग याद कर लो, ठीक है? खंड या ब है, यहाँ पे खंड ब है, ठीक? प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट। और यहाँ पे ये देखो उत्तर यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। आप लिखोगे इसमें कि प्रथम विश्व युद्ध के 1 दशक बाद 1929 में आर्थिक महामंदी की शुरुआत हुई। इस मंदी के कारण कई सारे देशों की अर्थव्यवस्था पूरी तरह चौपट हो गई। इसका सबसे बुरा असर अमेरिका पर पड़ा, ठीक है? इसका सबसे बुरा असर अमेरिका पर पड़ा या देखने को मिला। हालांकि भारत पर भी इस मंदी से हालांकि भारत भी इस मंदी से बच नहीं सका और भारत में भी 50% तक गेहूं की कीमतों में गिरावट देखने को मिली। इस बात से ही पता लगाया जा सकता है कि स्थिति इतनी भयावह थी कि 1929 से 1933 के बीच लगभग 4000 से ज़्यादा बैंक बंद हो चुके थे और छोटी बड़ी लगभग 1,10,000 कंपनियां पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। तो ऐसे लिख दोगे और उसके बाद ये इस महामंदी के प्रमुख कारण निम्न थे और 2 कारण बोला है तो 2 कारण लिख दोगे। और पहला लिख दोगे कि कृषि क्षेत्र में बहुत ज़्यादा उत्पादन के कारण कृषि उत्पादों की कीमतें गिरने लगी। किसानों ने अपनी घटती आय को बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक उत्पादन करना शुरू कर दिया, परंतु इससे कीमतें और गिरने लगी और इस प्रकार खरीदारों के अभाव में कृषि उपज भी पड़ी पड़ी सड़ने लगी, ठीक? और उसके बाद लिख दोगे सेकंड कि औद्योगिक क्रांति के कारण अमेरिका तथा ब्रिटेन में बड़े पैमाने पर उत्पादन कार्य होने लगा और 1930 तक उसका इतना बड़ा भंडार एकत्र हो गया कि उनका कोई खरीदार न रहा और इस प्रकार मतलब मंदी आ गई, एक तरह से बोल सकते हैं। तो ये हम लोग का पहला क्वेश्चन था, इसका आंसर था। अब देखो इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद देखो इधर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि हर एक प्रश्न में अथवा का भी ऑप्शन रहेगा। जैसे वो हमने प्रश्न किया तो अथवा के यहाँ पे ऑप्शन है, एक ये प्रश्न है, तो वो वाला प्रश्न किए तो ये अथवा वाला करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है? या मान लो वो प्रश्न नहीं आ रहा है तो ये अथवा वाला भी आप कर सकते थे, आपका मन। लेकिन चलो मैं यहाँ पे इसको भी कराता हूँ क्योंकि किसी के पेपर सेट में ये प्रश्न आ सकता है, किसी के पेपर सेट में इसमें जो पीछे प्रश्न पूछा था वो भी आ सकता है, तो मैं वो अथवा वाला भी कराता जाऊंगा, ठीक है? चलो अथवा वाला देखते हैं प्रश्न। यह क्या है? यह है कि 1928 से 1934 के मध्य होने वाली महामंदी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले 2 प्रभावों की व्याख्या कीजिए, ठीक है? हमें इसकी व्याख्या करनी है। तो यहाँ पे लिखोगे आप लोग इसका आंसर कि प्रथम विश्व युद्ध के 1 दशक बाद 1929 में आर्थिक महामंदी की शुरुआत हुई। इस मंदी के कारण कई सारे देशों की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गई। भारत पर भी मतलब इस मंदी का काफ़ी असर पड़ा, या इस तरह से लिख सकते हो कि भारत भी इस मंदी से बच नहीं सका, ठीक है? आगे क्या लिखोगे? 1 मिनट इधर आ जाता हूँ मैं। इसमें आगे लिखोगे, सॉरी देखो इसमें आगे लिखोगे क्या
कि भारत में इस महामंदी का प्रभाव शहरी लोगों के मुकाबले ग्रामीण लोगों पर, खासकर किसानों और काश्तकारों पर ज़्यादा पड़ा। उस समय गेहूं की कीमतों में 50% तक गिरावट आ गई थी, जो भारतीय किसानों की कमर तोड़ दी। वहीं कृषि उत्पादों की कीमतों में तेजी से गिरावट होते हुए भी सरकार ने लगान वसूली में कोई छूट नहीं दिया, जिससे भारतीय काश्तकारों की भी स्थिति काफ़ी दयनीय हो गई। इस महामंदी ने भारतीय व्यापार को भी बुरी तरह प्रभावित कर दिया, क्योंकि प्रत्येक देश आयात और अ, निर्यात पर लगाकर कर बढ़ाए जा रहे थे। अच्छा, निर्यात पर लगातार कर बढ़ाए जा रहे थे। इस कारण भारतीय व्यापारियों को काफ़ी समस्या आ रही थी और इस प्रकार भारतीय आयात निर्यात घटकर लगभग आधा रह गया। तो ऐसे लिख दोगे, इस प्रकार ये महामंदी का असर भारत पे पड़ा। तो ये आपका 4 मार्क मिल जाएगा। ठीक, अब चलो, अब इसमें देखो एक सेकंड, इसके बाद सेकंड प्रश्न आ जाते हैं। इसमें भी देखो अथवा कर दिया है, तो दोनों में से कोई एक करो, आपका मन। ठीक, आपके एग्जाम में एक ही करना होगा, लेकिन मैं तो यहाँ पे दोनों सॉल्व कराऊंगा, क्योंकि किसी के पेपर सेट में ये भी प्रश्न आ सकता है, किसी के पेपर सेट में ये अलग से आ सकता है, तो इसलिए ये दोनों आप याद करना। तो देखो, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, इस कथन की कारण सहित पुष्टि कीजिए। चलो, कोई दिक्कत नहीं, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, इसका हमें कारण सहित पुष्टि करना है। तो इसमें कैसे लिखोगे? इसमें लिख दोगे ऐसे कि सत्ता की साझेदारी का अर्थ है, सत्ता की साझेदारी का अर्थ है कि शासन में समान प्रतिनिधित्व देने के लिए विभिन्न सामाजिक दलों में सत्ता को विभाजित करना। ठीक, आगे लिखोगे कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, जिसमें सांस्कृतिक तथा भाषा के भेदभाव के बिना सभी लोगों को राजनीतिक व्यवस्था में शामिल किया जाता है। सत्ता की साझेदारी जरूरी इसलिए है क्योंकि इससे विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है। अगर सत्ता में एक ही सामाजिक दल रहे अगर सत्ता में एक ही सामाजिक दल रहे तो हो सकता है वह अपनी संस्कृति, भाषा आदि को बढ़ावा देने के चक्कर में इसे अन्य लोगों पर थोप दे, जिस कारण सामाजिक समूहों के बीच टकराव बढ़ सकता है। इसलिए सत्ता की साझेदारी आवश्यक है। तो ऐसे लिख दोगे, आपका 4 मार्क इसका मिल जाएगा। देखो, कहोगे भैया ये तो आंसर छोटा है, आपने ये बड़ा लिखा है, तो वो तो होता है यार, किसी का आंसर मतलब थोड़ा छोटा होता है, किसी का थोड़ा बड़ा होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो ये हम लोग का हो गया प्रश्नोत्तर संख्या 2। अब देखो, इसमें प्रश्नोत्तर संख्या 2 है, इसमें आपका अथवा भी ये अथवा भी है। ठीक, कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जाति में राजनीति एवं राजनीति में जाति की कथन की व्याख्या कीजिए। ठीक है, ये तो आप बना बना कर लिख सकते हो, मतलब वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कैसे जाति में राजनीति घुस गई है, राजनीति में जाति घुस गई है, इस कथन की व्याख्या हमें करना है। ठीक, चलो, तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रश्नोत्तर संख्या 2 का अथवा वाला आंसर यहाँ पे लिखा गया है, देख सकते हो। जाति में राजनीति एवं राजनीति में जाति दोनों ही विषय भारतीय समाज में महत्वपूर्ण है, ऐसे लिख दोगे। और उसके बाद जाति में राजनीति ऐसे हेडिंग डाल दोगे और लिखोगे कि भारतीय समाज में जाति एक महत्वपूर्ण सामाजिक और राजनीतिक विषय है। जातिवाद की परंपरा ने समाज को विभाजित किया है और जाति को एक महत्वपूर्ण राजनीतिक और मतदाता आधार बनाया है। चुनावी राजनीति में जातिगत प्रतिनिधित्व, जातिगत गठबंधन और जातिगत मतदाता की रूपरेखा बहुत महत्वपूर्ण है। राजनीतिक दल अक्सर जातिगत वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए अपनी राजनीतिक रणनीतियों को तैयार करते हैं। तो ये हो जाएगा जाति में राजनीति और राजनीति में जाति। इसमें क्या लिखोगे कि दूसरी ओर जाति का महत्व राजनीतिक प्रक्रियाओं में भी अत्यधिक दिखाई देता है। जाति ने राजनीतिक नेताओं की रूपरेखा में भी बदलाव लाया है। जातिगत आरक्षण और जातिगत समानता की मांग और जातिगत गठबंधन राजनीतिक क्षणों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ऐसे लिख दोगे आप लोग, तो आप का ये मान लो कि इसका 4 मार्क मिल गया। ठीक, चलो, तो ये हम लोग का प्रश्न हो गया। अब देखो, प्रश्न संख्या हम लोग थर्ड देख लेते हैं। इसमें तीसरा प्रश्न ये क्या है? ये है कि आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक आधारभूत आवश्यक है, इसके कोई 2 कारण लिखिए। ठीक है, आर्थिक विकास के लिए जो ऊर्जा है एक आधारभूत आवश्यक है, मतलब काफ़ी इसकी आवश्यकता है, कोई इसके 2 कारण लिखिए। आप बना बना कर लिख सकते हो भाई ऊर्जा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। न ऊर्जा के बिना कंपनियां चल सकती है, न हमारे घरों में लाइट आ सकती है, मतलब कुछ भी ऊर्जा के बिना तो हम कुछ कल्पना ही नहीं कर सकते। तो आर्थिक विकास यानी हम उन्नति करें, आर्थिक रूप से हमारा देश उन्नति करे, इसके लिए ऊर्जा तो आवश्यक है ही। तो आप बना बना कर भी इसका आंसर लिख सकते हो। बाकी मैंने इसका देखो इस प्रकार आंसर लिया है। 1 मिनट मैं आपको दिखा देता हूँ, ये प्रश्नोत्तर संख्या 3 है ना, 1 मिनट। चलो,
यहाँ यार 1 मिनट रुक जाओ। प्रश्नोत्तर संख्या थर्ड भाई, रुक जाओ, सॉरी माफ करना। यहाँ पे 1 मिनट। ओके चलो देखो यहाँ पे आंसर है इसका। देखो यहाँ पे देखो लिखोगे, जिस प्रकार हमारे जीवन के लिए जल आवश्यक है, उसी प्रकार किसी भी देश की आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक आधारभूत घटक है। ठीक है, या ऊर्जा एक आधारभूत इकाई है, ऐसे लिख दोगे। देखो ये बनाकर ही लाइन लिखी गई है। आज इस आधुनिक युग में कोई देश बिना ऊर्जा के आर्थिक विकास की कल्पना भी नहीं कर सकता। आज हर एक देश इस कोशिश में लगा है कि वह पूर्ण रूप से ऊर्जा संपन्न देश बन सके। अगर हम बिजली की बात करें तो हम सब देख सकते हैं कि आज कूलर, फ्रिज, टीवी, मोबाइल के साथ साथ बड़ी कंपनियों को चलाने के लिए, यहाँ तक कि वाहनों को चलाने के लिए भी बिजली की आवश्यकता पड़ती है। अगर हमारे पास बिजली न होती तो ये सब चीज़ें संभव न होती। वहीं अगर देश में पेट्रोलियम की कमी हो जाए तो देश में लगभग महामंदी तक आ सकती है। अतः आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा काफ़ी आवश्यक है। बस ऐसे लिख दोगे बना बना कर, आपको 4 मार्क मिल जाएगा, सिंपल। तो ये प्रश्न रहा। उसके बाद देखो इसमें अथवा भी कर एक प्रश्न पूछा है कि परिवहन तथा संचार के साधन किसी भी देश की जीवन रेखा क्यों माने जाते हैं, 2 कारण लिखिए। ये भी प्रश्न आसान है भाई, परिवहन और संचार के साधन नहीं रहेंगे तो समझ सकते हो क्या होगा भाई। तो आप बना बना कर लिख सकते हो। बाकी मैंने देखो यहाँ पे लिखा है प्रश्नोत्तर संख्या 3 का अथवा वाले का आंसर कैसे लिखोगे। यहाँ पे देखो, आज इस आधुनिक युग में परिवहन तथा संचार के बिना जीवन की कल्पना तक भी नहीं की जा सकती। आज हम परिवहन के माध्यम से कुछ ही घंटों में एक शहर से दूसरे शहर तक जा सकते हैं, देश से विदेश जा सकते हैं, और ये सब संभव हो सका है परिवहन के कारण। वही संचार के माध्यम से हम अपने घर के किसी कोने में बैठे बैठे देश में कहीं भी स्थित किसी दूसरे व्यक्ति से बात ही नहीं बल्कि उसका चित्र भी देख सकते हैं। आजकल हम अपने घर बैठे बैठे विदेशों में खेले जा रहे क्रिकेट, फुटबॉल आदि को बिना किसी देरी के उसी समय देख सकते हैं जिस समय वह खेल हो रहा है। किसी भी देश का व्यापार आदि पूरी तरह से परिवहन और संचार पर ही आधारित है। अतः हम कह सकते हैं कि परिवहन तथा संचार किसी भी देश की जीवन रेखा है। देख रहे हो, अच्छे से एकदम बनाकर लिखा गया है। तो आप इसको याद तो नहीं कहूँगा, इसको आप समझ लो कि कैसे लिखा गया आंसर, और अपने हिसाब से बना बना कर एग्जाम में लिखना। ठीक है, चलो तो ये प्रश्नोत्तर संख्या 3 भी हो गया। अब चलो हम लोग प्रश्नोत्तर संख्या 4 देखते हैं। प्रश्नोत्तर संख्या 4 देख सकते हो कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पाद की उत्पादन लागत कम बनाए रखने के लिए किस प्रकार का प्रबंधन करती हैं, किन्हीं 2 का उल्लेख कीजिए। ठीक है, और इसमें अथवा का भी एक प्रश्न है, इसको भी किया जा सकता है। इसको भी मैं कराऊंगा कि अच्छे बाजार के किन्हीं 2 लक्षणों का उल्लेख कीजिए। ठीक, चलो बारी बारी से दोनों को देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग ये पहला प्रश्न देख लेते हैं कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपनी उत्पाद की उत्पादन लागत कम बनाए रखने के लिए किस प्रकार का प्रबंधन करती हैं, किस प्रकार का उपाय करती हैं, किन्हीं 2 का हमें उल्लेख करना है। चलो यहाँ पे देखते हैं। देखो यहाँ पे आप लोग लिखोगे कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पाद की उत्पादन लागत को कम करने के लिए निम्न प्रबंधन या निम्न उपाय करती हैं। और कौन कौन उपाय करती हैं? फर्स्ट लिख दोगे कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां काफ़ी मात्रा में पूंजी निवेश करके अधिक मात्रा में उत्पादन करती है जिससे उत्पादन लागत में कमी हो। सेकेंड लिख दोगे कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां उन जगहों पर कारखाने स्थापित करती हैं जहां उन्हें आसानी से अपने उत्पादन हेतु सुविधाएं उपलब्ध हो। थर्ड लिख दोगे कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां काफ़ी मात्रा में कच्चे माल को खरीदती हैं जिससे कि उसे कम लागत में कच्चा माल प्राप्त हो सके। और फोर्थ में लिख दोगे कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां उन क्षेत्रों में अपने कार्यालय और कारखाने स्थापित करती हैं जहां उन्हें सस्ते श्रम मतलब सस्ते मजदूर और अन्य संसाधन मिलते हैं क्योंकि वे उत्पादन की लागत को कम करते हैं। ठीक है, तो ऐसे लिख दोगे आप लोग, इसका आपको 4 मार्क मिल जाएगा। चलो उसके बाद देखो यहाँ पे इसमें एक और प्रश्न है अथवा कर इसको भी करा देता हूँ कि अच्छे बाजार के किन्हीं 2 हमें लक्षणों का उल्लेख करना है, लक्षणों को बताना है। तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं और ये हम लोग का 4 मार्क में लास्ट प्रश्न होने वाला है। तो चलो कोई दिक्कत नहीं, हमें अच्छे बाजार की व्याख्या करनी है, अच्छे बाजार के बारे में बताना है। तो यहाँ देखो आप लोग लिखोगे कि बाजार ऐसी जगह को कहते हैं जहाँ पर किसी भी चीज़ का व्यापार होता है। बाजार में कई प्रकार की वस्तुएं एक ही जगह पर होते हैं ताकि
जो उन वस्तुओं को खरीदना चाहे वे उन्हें आसानी से ढूंढ सके। सामान्यतः जहाँ पर वस्तुओं और सेवाओं का क्रय व विक्रय होता है उसे बाजार कहते हैं। तो इस प्रकार थोड़ा लिख दोगे बाजार के बारे में। उसके बाद अच्छे बाजार के 2 लक्षण निम्न है ऐसे कर और फर्स्ट लिख दोगे प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा देखो होनी चाहिए, ठीक है। नहीं तो एक ही मान लो मार्केट में एक ही मतलब आलू बेचने वाला है तो अपने मन का वो बेचेगा, और कई लोग हैं आलू बेचने वाले तो वो सोचेगा कि मैं थोड़ा सस्ता बेचकर अपना सारा माल बेच दूं, मैं थोड़ा सस्ता, मतलब कंपटीशन जरूरी है। इससे मतलब जो ग्राहक होते हैं उनको फायदा होता है। तो देखो एक अच्छे बाजार में प्रतिस्पर्धा का होना अति आवश्यक है, क्योंकि इससे उपभोक्ता का शोषण नहीं होता और सामान्यतः ऐसे बाजार में कोई दुकानदार अपनी मनमानी कर वस्तुओं को मूल दाम से ऊंचे दाम पर भी नहीं बेच सकता। तो ये उत्तर हो गया। उसके बाद इसका प्रतिस्पर्धा का और लचीलापन क्या है, तो एक अच्छा बाजार उपभोक्ताओं की बढ़ती प्राथमिकताओं और तकनीकी विकास के अनुकूल होने में सक्षम होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें लिख दोगे मतलब लचीलापन मीन्स एक तरह से बाजार में सारी चीज़ें अपडेटेड हो, मतलब सारी चीज़ें उपलब्ध हो समय समय पर। तो चलो भाई, ये रहा हम लोग का सारा का सारा जो प्रश्न है। अब हम लोग ये जो प्रश्न है वर्णात्मक प्रश्न, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चलो इस वीडियो में इतना ही, बस मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।